आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और देखिए, हमारा इतिहास का एक चैप्टर है जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। अगर आप लोग इस चैप्टर को कर लेते हैं तो यहां से आपको 10 नंबर मिलेगा। यहां से एक आपका 2 नंबरिया पूछा जाएगा, एक 3 नंबरिया और एक 5 नंबरिया, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर मिलने वाला है। तो चैप्टर को कंप्लीट देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझते हैं। अगर आप लोग एक बार देख लेंगे ना तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाएं। मतलब औद्योगिक क्रांति माने होता है क्या? देखिए, औद्योगिक माने क्या होता है? फैक्ट्री होता है। एक्चुअल में बात ये रहा कि जो हाथ से जो भी चीज हम लोग बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं उसका कम होगा, ठीक है, मतलब कम उसका डिमांड होगा। और जो मशीन से जो चीज बनाई जाएगा उसका डिमांड अधिक अगर हो, और यहाँ पर मशीन से हम लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में सामानों को बनाएंगे, तो इसी को बोला जाता है औद्योगिक क्रांति। देखिए, मैंने लिख दिया है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ, तो औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा बड़े स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। यहां से आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति में एक्चुअल में होता क्या है? तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई तथा उत्पादन की मात्रा और दर दोनों में वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, बड़े बड़े कारखानों का स्थापना हुआ, तभी ना, मतलब मशीन से बनाया जाएगा तो मशीन से बनाने के लिए कारखाना, मतलब यहाँ पर बड़ा बड़ा खोलना पड़ेगा, बड़ा बड़ा कारखाना यहाँ पर खोला गया, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के कारण न सिर्फ उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि यातायात, संचार और व्यापार में भी वृद्धि हुई। बात समझ में आ रहा है? औद्योगिक क्रांति से देखिए यहाँ पर केवल उत्पादन नहीं बढ़ा बल्कि यातायात, संचार और व्यापार हर एक चीज बढ़ गया। जिस काम को करने में घंटों लग जाते थे वह काम औद्योगिक क्रांति के बाद मिनटों में होने लगा। जिस काम को करने में घंटों टाइम लगते थे, अब वो काम मिनटों में होने लगा, सेकंडों में होने लगा। आगे क्या है कि जिस काम को करने से मनुष्य थक जाते थे, अब उसी काम को मनुष्य बहुत ही आसानी से करते हैं, जिससे साधारण व्यक्ति का जीवन सरल और सुखमय हो गया है। बहुत ही पावरफुल आंसर है, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से मैंने लिख कर रखा है। थोड़ा सा पढ़िए, मजा आ जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। और इस चैप्टर से आपका 10 नंबर आने वाला है, इसलिए फटाफट करिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। व्याख्या करें, क्यों काम करवाने लगे थे गांवों से? देखिए बात यहां पर क्या है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। क्योंकि देखिए पहला पॉइंट क्यों है, क्यों काम करवाने लगे? तो 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के समय पूरे विश्व में वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ने लगी। जो मतलब जो सामान का जो डिमांड था बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, इसलिए उद्योगपति और व्यापारी भी अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते थे। देखिए जब मांग, अगर देखिए कोई भी सामान का अगर डिमांड रहेगा, मांग रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा से ज्यादा सामान बनवाएंगे। अगर आपका दुकान है, आप अगर मान के चलिए 100 पीस सिंघाड़ा बनाते हैं डेली, और अगर आपका मान के चलिए मतलब यहाँ पर डिमांड देखिए कि बहुत ग्राहक घूम घूम के जा रहा है, 200 पीस का डिमांड है, तो जाहिर सी बात है आप लोग उतना सिंघाड़ा बनाएंगे, अधिक बनाएंगे। तो यहाँ पर भी वही होने लगा। आगे चलिए, आगे क्या देखिए कि परंतु शहरों में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे। शहरों में ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? देखिए क्योंकि वहां उन्हें सही दामों पर मजदूर नहीं मिलता तथा वहां का मजदूर संघ बहुत ही शक्तिशाली था। मतलब वहां पर सही दाम पे जो मजदूर है नहीं मिलता था, ठीक है। और जो मजदूर संघ था वो भी बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत शक्तिशाली था, जो इनके लिए समस्या उत्पन्न कर देता। इसलिए उद्योगपतियों और व्यापारियों ने गांव के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगा। और गांव के जो किसान थे, जो कारीगर थे, उन लोग भी मतलब काम करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि उन लोगों का जो खेत का काम था, खेत का काम उन लोगों का खत्म हो चुका था और उन लोगों के पास अब कोई काम ही नहीं था। जब कुछ काम नहीं था तो बोले जाता नाई मामा तो काना मामा, यहाँ पर काना मामा मिल गया और काम करना शुरू कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या दिया गया है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? देखिए क्यों देते थे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि कुछ उद्योगपति बड़ी मशीनों पर भारी खर्चा करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि मशीनें लगाने में यह जरूरी नहीं था कि उनको ऐसा करने से लाभ ही होगा। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति थे जो मशीन लगाने से डरते थे। देखिए कोई गारंटी थोड़ी नहीं कि मशीन लगाने से लाभ ही होगा, इसलिए मशीन लोग नहीं लगाने चाहते थे। बहुत से ऐसे उद्योग है जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। यदि थोड़ी मात्रा में चीजें तैयार करनी होती थी तो भी मशीनों के बजाय मजदूरों से काम करवाना बेहतर समझा जाता था। कुछ वस्तुओं में लोग खास डिजाइनों की मांग करते थे, जिन्हें मशीनों पर बनाना बहुत महंगा पड़ता था और कठिन भी होता था। इसलिए ऐसे कामों में भी मशीनों की अपेक्षा मजदूरों को अच्छा समझा जाता था। इसलिए
19वीं सदी के बहुत सारे उद्योगपति ऐसे थे जो मशीनों के बजाय मतलब मजदूरों से काम लेना पसंद करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर याद रखिएगा, बहुत होता है। आगे चलिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया देखिए कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। देखिए बात को समझिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की मिलें सेना की जरूरतों का सामान बनाने में व्यस्त हो गई, जिससे ब्रिटेन भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योगों को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया। देखिए पहले तो हमारा देश गुलाम था, ब्रिटेन गुलाम बनाकर रखा था, इंग्लैंड गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन जिस टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम ब्रिटेन जो था ना मतलब अपने देश के मतलब जो सेना थी उन लोगों का सामान बनाने के लिए लग गया था, इसलिए मतलब अब भारत माल नहीं भेज रहा था, इसलिए जो अभी मतलब भारत के यहाँ पे जो उद्योग वगैरह है वह खुद ही माल तैयार करने लगा, इसलिए वो एक अवसर मिल गया कि चलो भाई वहां पर फैक्ट्री वगैरह खोला जाए और उद्योग का जो बढ़ावा हुआ यहाँ पर इसी के कारण हुआ। अगला पॉइंट क्या है कि इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजों के बजाय सैनिक सामग्री के निर्माण में लग गए, इससे भारतीय उद्योगों को एक विशाल देशी बाजार मिल गया। इंग्लैंड मतलब अपने मतलब सैनिकों के सामान में व्यस्त थे, इसलिए यहाँ पर भारत को एक अवसर मिल गया। देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को सरकार द्वारा फौज की वर्दियां, बूट आदि बनाने का काम मिल गया, जिससे भारतीय उद्योगों भी प्रगति करते गए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो ब्रिटेन था इंग्लैंड, जिस टाइम लड़ाई चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम ब्रिटेन ने भी मतलब भारत को ऑर्डर दे दिया कि चलो तुम मेरे सेना के लिए ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, तो यहाँ पर और एक मतलब मौका मिल गया भारत को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही सुपर डुपर झकास वाला प्रश्न है, देख लीजिए क्या है यहाँ पर, एकदम रश्मिका मंदाना जैसा सर यहाँ पर प्रश्न है। क्या है कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या फिर ये प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले की व्याख्या करें। एकदम इसको पुष्पा स्टाइल में कर लीजिएगा, मैं साला छोड़ेगा नहीं इसको, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको, फटाफट कर लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को हम लोग यहाँ पर। इसके आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से सीधी तरीके से समझेंगे। क्या देखिए स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी क्या है, एक सूत कताई मशीन है, इनके सूता काटने का एक मशीन है। ठीक है, इसका जो आविष्कार है जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कब किया था? 1764 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। अब यहां पर ये जो मशीन है, इस मशीन का विरोध क्यों हुआ, देखिए बात को समझिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि यह मशीन एक ही समय में अधिक मजदूरों का काम कर लेती थी। माने ये जो मशीन आया था ना, माने एक ही टाइम में बहुत सारे मजदूरों का काम खुद अकेले कर लेता था। एक दो आदमी ही इस मशीन को आसानी से चला लेते थे, जिससे बहुत सारे व्यक्ति क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। सेकंड पॉइंट क्या है कि स्पिनिंग जेनी मशीन आने के बाद सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन की महिलाओं पर पड़ा। जिस उद्योगों में महिलाएं काम कर रही थी, स्पिनिंग जेनी आने के बाद मतलब वहां पर क्या हुआ, उनका काम छूट गया और ये बेरोजगार हो गए। इस मशीन को एक दो आदमी आसानी से चला सकता था और बहुत सारे धागा बना लेता था, इसलिए उद्योगपतियों ने सारी महिलाओं और मजदूरों को एक करके निकालने लगा। इसी कारण से ब्रिटेन के महिलाओं और मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए, जिसमें उनके परिवार वालों ने भी उनका सहयोग किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, सुपर डुपर आंसर है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है देख लीजिए सर क्या है यहाँ पर। प्रश्न तो बहुत सारा है लेकिन आंसर यहाँ पर एक ही होने वाला है। चलिए आगे देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करें। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रश्मि कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गुमास्ता कौन थे, उनकी नियुक्ति क्यों की गई। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए जो दलाल है, जो व्यापारी है, भारतीय व्यापारी वगैरह, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वेतन वाला कुछ आदमी रख दिया, जिनको हम लोग यहाँ पर गुमास्ता बोल रहे हैं। ये गुमास्ता का काम क्या था, देखिए पहला पॉइंट क्या है कि गुमास्ता बुनकरों को कर्जा देता था, जो भी मतलब बुनकर थे उनको कर्जा देता था, ताकि कोई भी बुनकर अपना माल दूसरे व्यापारी को ना बेच सके। सेकंड काम क्या था कि जो भी बुनकर कर्जा लेते थे वे सभी लोग अपना कपड़ा गुमास्ता को देते थे। गुमास्ता बुनकरों से कपड़ा इकट्ठा करते थे और इन कपड़ों की गुणवत्ता की जांच यानी कि क्वालिटी का जांच करता था। जैसे जैसे कर्जा मिलते गए, महीन कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी। ज्यादा कमाई के आस में बुनकर कम पैसे में भी काम करने लगे। ये तो बात था सर यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, एकदम फटाफट पढ़िए, पढ़ते रहिए, मैं खाली पड़ेगा साला। चलिए आगे देख लीजिए, ये जो प्रश्न है यहाँ पर क्या है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, व्याख्या करें। सुपर डुपर क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, यहाँ तक कर लीजिए, 10 नंबर आपकी पॉकेट में घुस जाएगा। सूरत बंदरगाह यहाँ पर 18वीं सदी में अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, मतलब खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ देखिए, सूरत बंदरगाह गुजरात के तट पर स्थित बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 18वीं सदी के अंत तक राजनीतिक सत्ता मिलने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया और बहुत सारे शहरों में अपना व्यापार केंद्र विकसित कर लिया। मतलब क्या होता है, देखिए जो सूरत बंदरगाह वो गुजरात के तट पर स्थित बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बंदरगाह है। मतलब 18वीं सदी में क्या होता है, जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको एकदम पावर मिल जाता है। जब पावर मिल जाता है तो बहुत सारे शहरों में अपना अपना मतलब जैसे कि वहाँ पर व्यापार केंद्र यानी कि जो बिजनेस सेंटर होता है खोल देता है। और इसके बाद क्या करता है, इसके कारण
बंद। जब वहां पर नया नया देखिए, जब नया नया खुलेगा तो जाहिर सी बात है पुराना वाला बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके कारण व्यापार के पुराने केंद्र बर्बाद होने लगे और नए केंद्रों का उदय होने लगा। इसलिए सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गए थे। पुराने केंद्र के रूप में सूरत और हुगली बंदरगाह कमजोर पड़ गए और नई बंदरगाह मुंबई और कोलकाता का महत्व बढ़ता गया। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस जितना भी था, हर एक आंसर्स बहुत ही सिंपल तरीके से, तरीके से और बहुत ही स्पीडली बता दिया, एकदम पुष्पा स्टाइल में, मैं खाली पड़ेगा साला। चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।